हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को भी बना रहे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने तुलसीदास जी तक कंप्लीट कर लिया था। इनकी सभी रचनाएं भी हमने पढ़ ली थी, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तुलसीदास जी की रचनाओं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और तुलसीदास जी की पहली रचना लेते हैं हम रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला जो कांड है वो बाल कांड है और ये इनका सबसे बड़ा कांड है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड आरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है। यानी किष्किंधा कांड कैसा है? सबसे छोटा कांड है। पांचवा कांड सुंदर कांड, इस कांड का नायक हनुमान है। छठा कांड लंका कांड है और सातवां कांड अंतिम कांड है। तो जैसे कि आपने देखा क्रम से, बाल कांड सबसे बड़ा, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आपको मालूम हो गया कि किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, बाल कांड सबसे बड़ा है और उत्तर कांड सबसे अंतिम कांड है। और अगर हनुमान को नायक पूछ लिया जाए कि किस कांड का नायक हनुमान है, तो वो सुंदर कांड का नायक हनुमान है। चलिए आगे देखते हैं। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है और इसमें छंद, दोहा, चौपाई छंदों के अलावा इसमें मात्रिक और वर्णिक छंद का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार, इसमें तुलसीदास जी ने वैसे सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु उपमा और रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। रामचरितमानस का जो प्रमुख रस है वो शांत रस है। रामचरितमानस की रचना कब हुई? संवत 1631 विक्रमी में हुई, या फिर हम देख लेते हैं इसको, अगर ईस्वी में देखा जाए तो ये 1574 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1574 ईस्वी में। इसे पूरा करने में, यानी कि इसको रामचरितमानस की रचना को पूरा करने में 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा है तुलसीदास जी को। इसका कुछ अंश किष्किंधा कांड, कुछ अंश कौन सा वाला कांड? कुछ अंश यानी कि किष्किंधा कांड को काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसीदास काशी में रहने लगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शंभु ने सर्वप्रथम रामकथा रची। शंभु ने क्या किया? सबसे पहले रामकथा रची और फिर उन्होंने काग भुसुंडी को रामकथा का अधिकारी पहचान कर यह चरित्र सुनाया। क्या सुनाया बेटा? इनका राम जी का चरित्र सुनाया। और देखिए, काग भुसुंडी से यह कथा याज्ञवल्क्य को और उसके बाद भारद्वाज को, उसके बाद आगम परंपरा से तुलसी के गुरु नरहरि दास तक पहुंची। यहाँ तक समझ में आई? जहाँ तुलसी ने कथा सुनी नरहरि दास जी से, फिर किसने सुनी ये कथा? तुलसी ने सुनी। यानी कि कथा सुनने की एक परंपरा चली आ रही थी। और तुलसीदास जी ने राम की कथा किससे सुनी? तो वो सुनी थी अपने गुरु नरहरि दास से। जहाँ देखिएगा क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जहाँ तुलसी ने यह कथा सुनी और उसी को कहने का संकल्प किया कि अब मैं इसी कथा को खुद भी कहूँगा, यानी रामचरितमानस के में उन्होंने वो कथा उतारी। रामचरितमानस की कथा वहाँ प्रारंभ होती है जहाँ राम लक्ष्मण विरह में व्याकुल घूम रहे थे। प्रारंभ कहाँ से होती है? जहाँ पर राम और लक्ष्मण विरह में व्याकुल घूम रहे थे। कथा को कहने वाले शिव व श्रोता पार्वती हैं। देखिए, कथा को कहने वाले कौन हैं? शिव हैं, शिव जी, भगवान शिव हैं। और श्रोता, सुनने वाला कौन है? माता पार्वती। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक जो ढांचा है वो किससे लिया बेटा? वो जायसी से लिया है। रामचरितमानस तुलसी की मनीषा का निचोड़ है। क्या है? तुलसी की मनीषा का निचोड़ है और यह मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आगे देखिए, रामचरितमानस लोक मंगल का विधान करने वाला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या है बेटे? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, लोक मंगल का विधान करने वाला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आगे देखिएगा, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना
स्वांत सुखाए के उद्देश्य से की थी। किस उद्देश्य से की तुलसी ने, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो स्वांत सुखाए के उद्देश्य से इन्होंने की है इसकी रचना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं कि तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन कहाँ पर किया। कवितावली में किया है एक तो, और दूसरा रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। तो कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है वहाँ पर, या तो रामचरितमानस आ जाएगा, या फिर कांड आपको दे दिए जाएंगे, या फिर रचनाएं आपसे दे दी जाएंगी। ठीक है, 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं। अगर रामचरितमानस का ऑप्शन आता है तो आप कवितावली वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और अगर कवितावली आता है तो रामचरितमानस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों जगह ही इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, टीजीटी 2005 में भी ये पंक्ति पूछी गई, और पीजीटी 2010 में भी पंक्ति पूछी गई। पीजीटी 5 और पीजीटी 10 में पूछी गई है। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम इसको देख कर चलेंगे आगे। कृति भिन्नति भूति भली सोई, कृति भिन्नति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसी की इस पंक्ति को कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तुलसी की जो ये पंक्ति है, इसके लिए कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है इन्होंने किया है लोकमंगल का। ये क्वेश्चन बना था बेटा, पंक्ति देकर पूछ लिया गया था कि इसमें कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट हुआ है, या कौन सा काव्य प्रयोजन आपको देखने को मिलता है। तो वो लोकमंगल की भावना का मिलता है। आगे देखिए, एक नोट आपको ठीक ऐसे ही नोट बनाकर नोट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसको ऐसे ही नोट डाउन कीजिए। एक अन्य स्थान पर तुलसी ने स्वांत सुखाए को अपना प्रयोजन बताया। एक तो अभी पढ़ा हमने, और एक कहाँ पर बताया है? कविता की तुलना इन्होंने गंगा से की, तथा काव्य का प्रयोजन लोक मंगल को स्वीकार किया है। काव्य का प्रयोजन किसको स्वीकार किया उन्होंने? लोक मंगल को स्वीकार किया है। रामचरितमानस के मुख्य संवाद हम यहाँ पर देख लेंगे अब। तो बालकांड में किस किस के संवाद इन्होंने लिए? सारे ही कांडों के संवाद देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कांड आता है वो है बालकांड। बालकांड में शिव और सती का संवाद है। दूसरा हिममैन का संवाद है। प्रताप भान और कपटी मुनि का संवाद इसमें दिया गया। नंबर 4 पर परशुराम और लक्ष्मण का संवाद इसमें है। और नंबर 5 पर राम और परशुराम का संवाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बालकांड की बात हो रही है। बालकांड के ये 5 आपको संवाद याद रखने हैं कि इसमें किस किस का संवाद हमें देखने को मिला। शिव सती का, हिममैन का, प्रताप भान और कपटी मुनि का, परशुराम लक्ष्मण का, और राम परशुराम का। अब देख लेते हैं अयोध्या कांड में किस किस का संवाद देखने को मिलता है। तो बेटा, अयोध्या कांड में हम जो संवाद देखते हैं वो है सबसे पहले मंथरा और केकई का संवाद, केकई और दशरथ का संवाद। 3rd पर आता है राम और केकई का संवाद। 4 पर राम कौशल्य संवाद। 5 पर आता है लक्ष्मण और निषाद का संवाद। 6 पर आता है राम और सुमंत का संवाद। सीता और सुमंत का संवाद 7 पर आता है। 8 पर आता है राम भारद्वाज संवाद, और 9 पर आता है केवट संवाद। नंबर 10 पर आता है भारद्वाज और भरत संवाद, और 10 पर आता है इंद्र गुरु संवाद। आगे देखिए, नंबर नेक्स्ट जो है वो है सुनयना और कौशल्या का संवाद, सुनयना का और कौशल्या का संवाद। तो अगला जो कांड आएगा, अब इसके संवादों को हम देख लेते हैं। अगला कांड है हमारा अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में राम और अगस्त मुनि जो थे उनका संवाद होता है। राम और नारद का संवाद होता है। ये 2 ही संवाद इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट किष्किंधा कांड, इसमें कोई संवाद नहीं होता किष्किंधा कांड में। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में सुरसा और हनुमान का संवाद होता है, इम्पोर्टेंट है। हनुमान और सीता का संवाद होता है। हनुमान और रावण का संवाद होता है। नेक्स्ट मंदोदरी और रावण का संवाद होता है। फिर नेक्स्ट है राम और विभीषण का संवाद। इसमें ये सारे संवाद इम्पोर्टेंट है।
यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है रामचरितमानस से। तो अगला कांड हम देखते हैं, ये है लंका कांड। और लंका कांड में अंगद और रावण का संवाद होता है। फिर लास्ट जो है हमारा उत्तरकांड, उत्तरकांड में काग भुरंडी और गरुड़ का संवाद होता है। काग भुसुंडी, बेटा ये र नहीं से है यहाँ पर, तो ये आपको भी श ही बना लेना है, ठीक है। भुसुंडी का संवाद, ये र जैसा बना हुआ था लेकिन सा है यहाँ पर। और लोमस और भुसुंडी का संवाद, ठीक है। तो ये जो संवाद है ये उत्तरकांड के इम्पोर्टेंट संवाद है। अब आपको एक नोट बना लेना है कि रामचरितमानस के अंतर्गत राम और सीता का संवाद नहीं हुआ। किसी भी कांड में हमने आपको ये नहीं लिख पाया कि राम और सीता का संवाद हुआ है, तो ये आपको नोट बना लेना है कि रामचरितमानस के अंतर्गत किसका संवाद नहीं हुआ, राम और सीता का संवाद नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, ठीक है। इसका आंसर राइट यही है, रामचरितमानस। आगे पॉइंट देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये होगा बेटा, हाँ देखिए, अयोध्या कांड रामचरितमानस कथा का क्या है? मेरुदंड है। अयोध्या कांड क्या है रामचरितमानस का? मेरुदंड है। अयोध्या कांड रामचरितमानस कथा का मेरुदंड है। मेरुदंड ध्यान रखिएगा इसको कि कौन से कांड को बोला गया है, अयोध्या कांड को। आगे देखिए, इस कांड को मानस का हृदय कहा जाता है। रामचरितमानस का प्रमुख रस शांत रस है। यह एक चरित्र प्रधान ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? चरित्र प्रधान ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है बेटा? इनका ये कथन इम्पोर्टेंट कथन है और आपको भी नोट डाउन करना है और लर्न करना है अपने नोट्स में, ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को देख लेते हैं। चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ था, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है वह सील और सील का, वह सील और सील का, स्नेह वह स्नेह का, नीति व नीति का मिलन है। किस किस का मिलन है? राम और भरत का जो मिलन हुआ है चित्रकूट में वो सील और सील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक और कथन है, चित्रकूट की सभा को एक आध्यात्मिक घटना कहा है इन्होंने। कैसी घटना माना है? आध्यात्मिक घटना। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए विनय पत्रिका। तो बेटा विनय पत्रिका में हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसमें 279 पद हैं। इसका जो प्रमुख रस है वो शांत रस है। तुलसीदास की रचनाओं में विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। यह गीति काव्य में रची गई है। आगे देखिए, रामचरितमानस आदि जीवन का काव्य है। रामचरितमानस, यदि इन्होंने कहा कि रामचरितमानस क्या है, यदि जीवन का काव्य है तो विनय पत्रिका भक्ति का स्रोत। विनय पत्रिका क्या है? भक्ति का स्रोत। आगे देखिएगा, इसमें प्रपत्ति मूला भक्ति है। इसमें कौन सी भक्ति है? तो प्रपत्ति मूला भक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, विनय पत्रिका कोई कथा नहीं है, वर्ण इष्ट देव के प्रति भक्त की आराधना है। नेक्स्ट पॉइंट, विनय पत्रिका प्रारंभ हुई है श्री गणेश वंदना से। किस वंदना से प्रारंभ हुई है? श्री गणेश वंदना से। और क्या नाम है? वंदना किस तरीके से होती है? गाइए गणपति गजबदन, ये इनकी वंदना है। गाइए गणपति गजबदन। आगे देखिए, विनय पत्रिका में सब पद हैं। विनय पत्रिका में क्या है? सब पद हैं। शिव सिंह सेंगर ने इसे तुलसी की प्रौढ़तम कीर्ति कहा है। कैसी कीर्ति माना है? प्रौढ़तम कीर्ति माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। नेक्स्ट पॉइंट, विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु
राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। नेक्स्ट, कवितावली। नेक्स्ट रचना है कवितावली। अब कवितावली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें 7 कांड है और यह कवित और सवैया शैली में लिखी गई है। इसे तुलसी की अंतिम कृति माना जाता है। यह एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। इसमें राम कथा का वर्णन है। इसकी भाषा ब्रज है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। तुलसी ने कवितावली में मुक्तकों की कथा कही है। कवितावली में क्या कहा है इन्होंने? मुक्तकों की कथा कही है। तुलसीदास जी ने कवितावली में मुक्तकों की कथा कही है और तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किया है। इसमें कवितावली में किसका वर्णन किया? कलयुग का वर्णन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है। नंबर 4 पर हम गीतावली को देख लेते हैं। गीतावली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी देखते हैं। इसमें 7 कांड है गीतावली में। गीतावली की जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की। ये भी याद रखना है कि किसके अनुकरण पर की? सूरदास जी के। बाल लीला के कई पद जो के तो सूर सागर से ही लिए गए हैं। इसमें केवल राम की जगह श्याम का अंतर है। अंतर कितना है गीतावली इसमें कवितावली में? जो हमारी गीतावली है, गीतावली में और सूरसागर में जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, वो गीतावली के अंतर्गत जो कृष्ण जी के पद लिए गए हैं, इनकी बाल लीलाओं का जो वर्णन हुआ है वो सूरदास जी के सूरसागर से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है कि वहीं से उठा लिए गए हैं और अंतर इनमें क्या है? सिर्फ नाम का अंतर है, राम और श्याम का अंतर है। गीतावली में मंगलाचरण नहीं है और यह गीति काव्य शैली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसमें राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। इसकी भाषा ब्रज है। अब देखते हैं दोहावली को। दोहावली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें 573 दोहे हैं, यानी कि 573 दोहे हैं। कितने दोहे हैं दोहावली के अंतर्गत? 573। इसकी भाषा ब्रज है और यह एक मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसीदास ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। अब बरवई जो रामायण है, इसमें भी 7 कांड है। यह एक मुक्तक काव्य है और इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम दास जो थे के आग्रह पर की थी। किसके आग्रह पर की थी? रहीम दास जी के आग्रह पर की। आगे देखिए, इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवई नायिका भेद में है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि भाई रहीम के बरवई नायिका भेद में कौन सा छंद है। ठीक है, चलिए अब कृष्ण गीतावली देखिए 2010 में पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बना है। मैंने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने हैं सबको नोट डाउन किया है। आपको भी ऐसे ही नोट डाउन करना है जिससे कि याद करना आसान रहे। कृष्ण गीतावली इसकी जो रचना है वो वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसीदास जी ने की और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इसके कुछ कथन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कृष्ण गीतावली को लेकर। तो देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक तुलसीदास जी के विषय में इन्होंने कहा। लोकनायक कहा ही इन्होंने तुलसीदास जी को है। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसके लिए कहा? ये कथन है तुलसीदास जी के लिए। ठीक है, कि वही हो सकता है भारतवर्ष का लोकनायक जो अपार धैर्य को लेकर आया हो। और कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ ये जो हमारे तुलसीदास जी हैं, इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन हम यहाँ पर और देखेंगे कि किसने इनके विषय में क्या क्या कहा है, किसने इनको किस चीज़ की उपाधि दी है। तो देख लेते हैं। तुलसीदास जी को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा
और जॉर्ज गियर्सन ने तुलसीदास जी को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। देखिए ध्यान से, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास जी ने। और गियर्सन ने कहा बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, गियर्सन ने कहा किसको? तुलसीदास जी को। स्मिथ के अनुसार तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे, यानी मुगलों के काल में थे तुलसीदास जी। ध्यान करिए इनका टाइम पीरियड, अभी बताया था मैंने आपको। और ये क्या थे? सबसे महान व्यक्ति थे मुगल काल के, ऐसा स्मिथ के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक कहा है। गियर्सन ने रामचरितमानस उत्तर भारत का बाइबल कहा है। गियर्सन ने रामचरितमानस को क्या कहा? उत्तर भारत का बाइबल कहा है। और रामचरितमानस की टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। किसने लिखी? रामचरण दास जी ने लिखी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देख लेते हैं, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। इन्होंने कहा, बच्चन सिंह ने, कि कबीर का जो भक्ति आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक, गोस्वामी तुलसीदास जी का कैसा है? प्रतिरोधात्मक। टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन बना है। यहाँ से बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह जी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया गया टीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में, कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं, जैसे कोई मिशन अपने दिमाग के अंदर लेकर लिख रहे होंगे। बेटा एक पॉइंट आगे रामाज्ञा प्रश्नावली को लेकर भी है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं, वे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, तो आपको प्लीज़ ऐसे ही नोट करने हैं, नोट कीजिएगा। रामाज्ञा प्रश्नावली की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने अपने मित्र, देखिए कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो इन्होंने किसी किसी के आग्रह करने पर, कहीं पर रहीम जी ने आग्रह किया, कहीं पर इन्होंने सूरदास जी ने आग्रह किया, और कहीं इन्होंने खुद से मन में ठान लिया कि मुझे करनी है, और कहीं इन्होंने किसके आग्रह पर? अपने मित्र ज्योतिष, देखिए ज्योतिष थे ये पंडित गंगाराम जी, इनके अनुरोध पर की किसकी? रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना इन्होंने, तुलसीदास जी ने, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। यह एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, यानी कि पंडित थे इनके ज्योतिष थे, ज्योतिष पंडित कौन, क्या नाम था? गंगाराम। इनके कहने पर रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना करी, और रामाज्ञा प्रश्नावली की जो रचना की इन्होंने वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये मान कर चलिए। ठीक है। जानकी मंगल के विषय में देख लेते हैं। जानकी मंगल में विवाह की कथा का वर्णन है। जानकी मंगल में क्या है? विवाह की कथा का वर्णन है। प्रबंध काव्य को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रबंध काव्य हैं इनके। प्रबंध काव्य में आते हैं रामचरितमानस, रामलला हनच्छू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये इनके प्रबंध काव्य हैं तुलसीदास जी के। अब आगे गीति काव्य में दो ही रचनाएं आती हैं इनकी, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली। कौन कौन सी रचनाएं आती है बेटा? विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी आपको यहाँ पर लिखाई जा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्तक काव्य देख लेते हैं। मुक्तक काव्य के अंतर्गत इनकी कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो बेटा ये भी नोट डाउन कीजिएगा। पहली है कवितावली, दूसरी गीतावली, तीसरी है दोहावली, चौथी है हनुमान बाहुक। ये याद रखिएगा, इसी के सामने नोट डाउन कर लीजिए आप। असाध्य बीमारी से मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक रचना की। और नंबर 5 पर आता है वैराग्य संदीपनी। हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना भी है बेटा, ये भी याद रखना है। और टीजीटी में यहाँ पर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। मतलब जितने पॉइंट मैं इनके सामने लिखती हूँ वे आपको भी नोट डाउन करने हैं। नंबर 6 पर आता है बरवई रामायण। नंबर 7 पर आता है रामाज्ञा प्रश्नावली। चलिए आगे देखिएगा। ग्रंथ और शैली लिख लीजिए, आपको ऐसे याद करना और भी आसान रहेगा। आप लिखिएगा, रामचरितमानस ग्रंथ की जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। विनय पत्रिका ग्रंथ की शैली गीति शैली है। गीतावली की जो शैली है वो कवित सवैया शैली है। कवितावली की शैली कवित सवैया शैली है। दोहावली की जो शैली है वो दोहा शैली है।
और बरवई रामायण की जो शैली है वो बरवई शैली है। बरवई रामायण की शैली बरवई शैली है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं बेटा। यहाँ ये जो है हमारा, ये देखिए अभी आज जो हमने क्लास की इसमें सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हमने डिटेल में पढ़ी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब के सब आपको नोट डाउन करने हैं। तो देखिए कितना कुछ है यहाँ पर, ये पूरी क्लास आपको करनी है, बहुत ही मन से करनी है और सारे पॉइंटों को आपको लिखकर याद करना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।